हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज से जुड़ा हुआ टॉपिक नगर पालिकाएं। कल हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था। आज हम पंचायती राज के दूसरे पार्ट नगर पालिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और चाहे आप कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सिलेबस में पंचायती राज टॉपिक है, तो हमारे इस वीडियो से आपको निश्चित तौर ही मदद मिलने वाली है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज में नगर पालिकाएं। और नगर पालिका से जुड़ा हुआ प्रावधान संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। तो सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के प्रमुख उपबंध क्या है। ओके, तो चलो 74वें संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी भारत के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के साथ है। अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 से अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिकाओं से जुड़े विभिन्न उपबंध दिए गए हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि 74वें संशोधन का संबंध नगर पालिकाओं अर्थात शहरी भारत के स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के साथ है। अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 P से अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 ZG तक नगर पालिकाओं से जुड़े विभिन्न उपबंध दिए गए हैं। और दोस्तों, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिका का मीनिंग क्या स्पष्ट किया गया है। देखो, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 यानी कि 243 Q के तहत नगर या स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो। एक बार फिर से देख लो कि नगर पालिका, इसके अंतर्गत प्रत्येक ऐसी संस्था शामिल है जिसे अनुच्छेद 243 Q के तहत नगर या स्थानीय स्वशासन के लिए गठित किया गया है, चाहे किसी राज्य में उसका कुछ भी नाम हो। ओके, और नगर पालिका क्षेत्र, तो इसका अर्थ यह है किसी नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है, इसे बोलते हैं नगर पालिका क्षेत्र। दोस्तों, एक बार फिर से देख लो कि यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिका क्षेत्र किसे कहा गया है। तो इसका अर्थ है किसी नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र जिसे राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है, उसे कहते हैं नगर पालिका क्षेत्र। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात है राज्यपाल की। ओके, और महानगर क्षेत्र की बात करें तो इसका अर्थ है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल है, जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि राज्यपाल ने उस क्षेत्र को लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित किया हो। दोस्तों, राज्यपाल ने उस क्षेत्र को लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित किया हो, तो इसे बोलते हैं महानगर क्षेत्र। एक बार फिर से देख लो कि इसका अर्थ है 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा क्षेत्र जिसमें एक या अधिक जिले शामिल है, जो 2 या अधिक नगर पालिकाओं या पंचायतों या अन्य संलग्न क्षेत्रों से मिलकर बनता है। और इसके लिए यह भी जरूरी है कि राज्यपाल ने उस क्षेत्र को लोक अधिसूचना द्वारा महानगर क्षेत्र घोषित किया हो। और दोस्तों, समिति, तो यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में नगर पालिका समिति का मीनिंग क्या है। तो इसका अर्थ है अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 S के तहत गठित की गई कोई समिति, चाहे वह वार्ड समिति हो या अन्य समिति, इसे बोलते हैं समिति। ओके, चलिए जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। किसी नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र किसके द्वारा अधिसूचित किया गया है। तो दोस्तों, नगर पालिका के तहत आने वाला प्रादेशिक क्षेत्र
किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा अधिसूचित किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन बी। निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं के मामले में उपबंध किए गए हैं? तो नगर पालिका के मामले में उपबंध किए गए हैं कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो याद रख लो, हमने कौन से संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं? 74वें संविधान संशोधन की। सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ओके, और कितनी जनसंख्या वाला क्षेत्र महानगर क्षेत्र में शामिल है? कितनी जनसंख्या वाला क्षेत्र महानगर क्षेत्र में शामिल है? तो 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र महानगर क्षेत्र में शामिल है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और नगर पालिकाओं के विभिन्न स्तर की भी बात कर ले तो अनुच्छेद 243 था, यानी कि अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। तो ये नगर पालिकाओं के 3 स्तर कौन कौन से? तो ये 3 स्तर है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। और इनका स्पष्टीकरण दोस्तों मैं आगे आपको बता रहा हूं, लेकिन याद रखो अनुच्छेद 243 क्यू के अंतर्गत नगर पालिकाओं के 3 स्तरों की चर्चा की गई है। और ये 3 स्तर है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद तथा नगर निगम। तो तीनों की बात करें, सबसे पहले नगर पंचायत। यह संक्रमणशील क्षेत्रों यानी कि ट्रांजिशनल एरियाज में गठित की जाती है। संक्रमणशील क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। क्या दोस्तों? संक्रमणशील क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा हो। और नगर पालिका परिषद की बात करें तो इन्हें लघु नगरीय क्षेत्रों अर्थात छोटे शहरों में गठित किया जाता है। क्या? नगर पालिका परिषद इन्हें लघु नगरीय क्षेत्रों अर्थात छोटे शहरों में गठित किया जाता है। लेकिन नगर निगम क्या है? तो इनका गठन बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों अर्थात बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है, जैसा कि गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर यह नगर निगम है, क्योंकि इनका गठन बृहत्तर नगरीय क्षेत्रों यानी कि बड़े शहरों या महानगरों में किया जाता है। ओके, और नगर पालिकाओं में जो आरक्षण की बात है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात करें तो अनुच्छेद 243 न यानी कि 243 टी के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 टी के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इनके तहत 3 वंचित वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों जिसे हम शेड्यूल्ड कास्ट कह सकते हैं, अनुसूचित जनजातियों यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स कह सकते हैं, और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। तो दोस्तों यह बहुत ही अच्छी बात है, यह समझने वाली बात है कि अनुच्छेद 243 टी के तहत नगर पालिकाओं में आरक्षण से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं। और इसके तहत 3 वंचित वर्गों यानी कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है, जबकि अन्य पिछड़े वर्गों यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को आरक्षण देने या न देने का फैसला राज्य विधानमंडलों के विवेक पर छोड़ा गया है। क्या ओबीसी को आरक्षण दिया जाए या न दिया जाए, इसका फैसला कौन कर सकता है? राज्य विधानमंडल। चलिए आंसर दीजिए। नगर पालिकाओं के चुनाव में किसको आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है? हाल ही में इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई कि नगर पालिकाओं के चुनाव में किसको आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है? तो अनुसूचित जातियों को, अनुसूचित जनजातियों को और महिलाओं को आरक्षण दिया जाना अनिवार्य है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। आगे बात करें तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित रहेंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती है। और यह नियम ठीक वैसा ही है जैसा पंचायतों के संबंध में लागू होता है। एक बार फिर से देख लो कि आरक्षण दोस्तों कितने प्रतिशत मिलना चाहिए। तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में यथासंभव उतने ही स्थान आरक्षित रहेंगे जो उस क्षेत्र में उन वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के समानुपाती है। और यह नियम ठीक वैसा ही है जैसा पंचायतों के संबंध में लागू होता है। और महिलाओं की बात करें
तो महिलाओं के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। क्या? महिलाओं के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे और इसमें निहित है कि महिलाओं के लिए 1/3 से अधिक स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, किंतु इससे कम नहीं। और यह राज्य विधानमंडल को तय करना है कि उन्हें 1/3 स्थानों पर आरक्षण दिया जाए या उनसे अधिक पर। ओके, एक बार फिर से देख लो कि महिलाओं के मामले में आरक्षण की क्या बात है नगर पालिकाओं में। तो महिलाओं के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। इसमें निहित है कि महिलाओं के लिए 1/3 से अधिक स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं, किंतु इससे कम नहीं। और यह राज्य विधानमंडलों को तय करना है कि उन्हें 1/3 स्थानों पर आरक्षण दिया जाए या उनसे अधिक पर। चलिए आंसर दीजिए। महिलाओं के लिए प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में कम से कम कितने स्थान पर आरक्षित होंगे? महिलाओं के लिए कम से कम कितने स्थान आरक्षित होंगे? कम से कम 1/3 स्थान आरक्षित होंगे। सही आंसर है ऑप्शन बी। और दोस्तों, जो बात मैंने आपको की कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों के मामले में आरक्षण और महिलाओं के मामले में आरक्षण, तो उपरयुक्त दोनों तरह के आरक्षणों के लिए स्थान चक्रानुक्रम यानी कि रोटेशन पद्धति से आवंटित किए जा सकेंगे। इसका अर्थ है कि किसी चुनाव में आरक्षित घोषित किए गए स्थान या निर्वाचन क्षेत्र हमेशा के लिए आरक्षित नहीं हो जाएंगे, बल्कि बारी बारी से विभिन्न स्थानों या निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण के तहत लाया जाएगा। रोटेशन पद्धति इसमें है कि उपरयुक्त दोनों तरह के आरक्षणों के लिए स्थान चक्रानुक्रम पद्धति यानी कि रोटेशन मेथड से आवंटित किए जा सकेंगे। इसका अर्थ है कि किसी चुनाव में आरक्षित घोषित किए गए स्थान या निर्वाचन क्षेत्र हमेशा के लिए आरक्षित नहीं हो जाएंगे, बल्कि बारी बारी से विभिन्न स्थानों या निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षण के तहत लाया जाएगा। और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए गए स्थानों में से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। कितने? यहां पर भी कम से कम 1/3 उसी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। और इसका अर्थ है कि महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। उन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे, वे किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशियों के लिए भी मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे। और यह नियम भी पंचायतों की व्यवस्था के समान ही है। कल मैंने आपको यह बताया था कि यह आरक्षण का जो मामला है, इसमें SC, ST और महिलाओं के संबंध में क्या दोस्तों प्रावधान किया गया है। तो यहां मैंने आपको बताया कि महिलाओं का आरक्षण अन्य दोनों आरक्षणों से पूर्णतः पृथक नहीं होगा। उन वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों में महिलाओं को दिए गए आरक्षण के बाद जितने स्थान महिला आरक्षण नीति के तहत बाकी रह जाएंगे, वे किसी भी वर्ग की महिला प्रत्याशियों के लिए मुक्त रूप से उपलब्ध होंगे। और यह नियम भी पंचायतों की व्यवस्था के समान ही है। और नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके तहत ये पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल निर्धारित करे। क्या? नगर पालिकाओं में अध्यक्षों के पदों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और इसके तहत ये पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जो राज्य का विधानमंडल निर्धारित करे। और अनुसूचित जातियों व जनजातियों को दिए गए आरक्षण पर वही समय सीमा लागू होगी जो अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभाओं में उनके आरक्षण के संबंध में निर्दिष्ट है। यह गौरतलब है कि वर्तमान में यह समय सीमा संविधान लागू होने के 70 वर्षों तक अर्थात 2020 तक के लिए प्रभावी है। लेकिन दोस्तों, हाल ही में करंट अफेयर में बताइए कि अब 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 219 के तहत यह समय सीमा का विस्तार 25 जनवरी 2030 तक किया गया है। क्या? यह SC, ST और महिलाओं के लिए जो आरक्षण की बात है वो समय सीमा बढ़ा दी गई है। खास तौर पर SC और ST समुदाय के लिए यह जो आरक्षण की समय सीमा है वो 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दी गई है। एक बार फिर से देख लो
कि अनुसूचित जातियों व जनजातियों को दिए गए आरक्षण पर वही समय सीमा लागू होगी जो अनुच्छेद 334 में लोकसभा और विधानसभाओं में उनके आरक्षण के संबंध में निर्दिष्ट है। यहां गौरतलब है कि वर्तमान में यह समय सीमा संविधान लागू होने के 70 वर्षों तक अर्थात 2020 तक के लिए प्रभावी है। लेकिन अब करंट अफेयर में बात आई कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 219 के तहत यह समय सीमा बढ़ा दी गई है, विस्तार किया गया है 25 जनवरी 2030 तक। ओके, चलिए आंसर दीजिए। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को दिए गए आरक्षण की समय सीमा का विस्तार कब तक किया गया है? तो यह आरक्षण की समय सीमा का विस्तार 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। और समय सीमा की यह शर्त महिला आरक्षण पर लागू नहीं होती है। दोस्तों याद रखना कि यह जो एससी और एसटी समुदाय की बात है तो यह समय सीमा महिला आरक्षण पर लागू नहीं होती। वैसे भी लोकसभा या विधानसभाओं में अभी तक महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। दोस्तों यहां पंचायती राज में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है 1/3, लेकिन लोकसभा या विधानसभा में अभी तक महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। और अन्य प्रमुख प्रावधान की बात करें तो प्रत्येक नगर पालिका चाहे वह किसी भी स्तर की हो अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। क्या नगर पालिका की दोस्तों अवधि कितने साल की है? 5 साल की। और वह किसी भी स्थिति में इससे अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रहेगी। और नगर पालिका की अवधि पूर्ण होने से पहले नए चुनाव कराए जाएंगे। एक बार फिर से देख लो कि प्रत्येक नगर पालिका चाहे वह किसी भी स्तर की हो अपनी पहली बैठक से 5 वर्षों की अवधि तक बनी रहेगी। वह किसी भी स्थिति में इससे अधिक अवधि तक अस्तित्व में नहीं रहेगी और नगर पालिका की अवधि पूर्ण होने से पहले नए चुनाव कराए जाएंगे। और नगर पालिका को उस समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि यदि राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं से संबंधित अपनी विधि में नगर पालिका के विघटन की कोई रीति निर्दिष्ट कर रखी है तो वह उसके तहत किसी नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले विघटित किया जा सकेगा। क्या दोस्तों विधानमंडल के पास यह शक्ति है कि 5 साल से पहले भी नगर पालिका की जो पूरी चुनाव है वो पहले भी करा सकते हैं। तो नगर पालिका को उस समय प्रवृत्त किसी विधि के तहत 5 साल से पहले भी विघटित किया जा सकेगा। इसका अर्थ यह है कि यदि राज्य विधानमंडल ने नगर पालिकाओं से संबंधित अपनी विधि में और नगर पालिका के विघटन की कोई रीति निर्दिष्ट कर रखी है तो उसके तहत किसी नगर पालिका को 5 वर्ष की अवधि पूर्ण करने से पहले विघटित किया जा सकेगा। और यहां गौरतलब है कि अगर किसी नगर पालिका का विघटन उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। और यह उपबंध पंचायत वाले भाग में नहीं किया गया है जबकि नगर पालिका वाले भाग में यह स्पष्टतः वर्णित है। क्या अगर किसी नगर पालिका का विघटन उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले किया जाता है तो उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। और यह उपबंध पंचायत वाले भाग में नहीं किया गया है जबकि नगर पालिका वाले भाग में यह स्पष्टतः वर्णित है। और अगर किसी नगर पालिका का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले किया गया है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। पर अगर विघटन के समय नगर पालिका की शेष अवधि 6 माह से कम बची है तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होगा। यह काफी समझने वाली बात है कि अगर किसी नगर पालिका का विघटन उसकी 5 वर्ष की अवधि से पहले किया गया है तो 6 माह के भीतर नए चुनाव कराए जाएंगे। पर अगर विघटन के समय नगर पालिका की शेष अवधि 6 माह से कम बची है तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं होगा। ओके। और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित है। क्या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए 25 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है किंतु नगर पालिका की सदस्यता के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु रखी गई है। दोस्तों विधानमंडल के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए लेकिन नगर पालिका की सदस्यता के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और करारोपण की शक्ति तथा निधियां तो उनकी भी बात कर ले।
जिसे इंग्लिश में कहे तो पावर टू इम्पोज टैक्सेस एंड फंड्स। तो अनुच्छेद 243 यानी कि अनुच्छेद 243 एक्स में राज्य विधानमंडलों को शक्ति दी गई है कि वे विधि द्वारा नगर पालिकाओं की करारोपण की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान कर सकेंगे। दोस्तों एक बार फिर से समझ लो कि अनुच्छेद 243 एक्स में राज्य विधानमंडलों को यह शक्ति दी गई है कि विधि द्वारा नगर पालिकाओं की करारोपण की शक्तियों के संबंध में कौन से प्रावधान कर सकेंगे। तो देखो, वे नगर पालिकाओं को कर, शुल्क यानी कि ड्यूटीज, पथकर तथा फीसें अधिरोपित करने, संकलित करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। दोस्तों किसके पास शक्ति है? राज्य की विधानसभा के पास यह शक्ति है कि वे नगर पालिकाओं को कर, शुल्क यानी कि ड्यूटीज, पथकर तथा फीसें अधिरोपित करने, संकलित करने और विनियोजित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेंगे। और दोस्तों राज्य सरकार के कर राजस्व में से कोई हिस्सा निश्चित प्रयोजनों के लिए नगर पालिकाओं को देने का उपबंध कर सकेंगे। कौन? राज्य के विधानमंडल है वो राज्य सरकार के कर राजस्व में से कोई हिस्सा निश्चित प्रयोजनों के लिए नगर पालिकाओं को देने का उपबंध कर सकेंगे। और राज्य की संचित निधि में से नगर पालिकाओं को सहायता अनुदान देने के लिए भी उपबंध कर सकेंगे। कौन? दोस्तों राज्य के विधानमंडल। और नगर पालिकाओं द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों का गठन कर सकेंगे तथा ऐसी निधियों में से धन निकालने की प्रणाली के संबंध में भी उपबंध कर सकेंगे। और दोस्तों अनुच्छेद 243 म में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 243 वाई में व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 243 ज यानी कि अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य के लिए गठित वित्त आयोग पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। क्या? यह जो दोस्तों वित्त आयोग है वो पंचायतों के साथ साथ नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनर्विलोकन करेगा। और यह प्रावधान अनुच्छेद 243 आई में किया गया है। ओके। और दोस्तों नगर पालिकाओं से संबंधित अनुच्छेद है 243 य क, इंग्लिश में कहे तो 243 ZA तथा अनुच्छेद 243 य छ यानी कि अनुच्छेद 243 ZJ। इसमें नगर पालिकाओं के चुनावों से जुड़े उपबंध दिए गए हैं। क्या? अनुच्छेद 243 ZA और अनुच्छेद 243 ZG में नगर पालिकाओं के चुनाव से जुड़े उपबंध दिए गए हैं। और नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंध में राज्य विधानमंडलों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। क्या? यह नगर पालिकाओं के चुनाव के संबंध में राज्य विधानमंडलों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है। साथ ही पंचायतों के लिए गठित राज्य निर्वाचन आयोग को यह नगर पालिकाओं के चुनावों की जिम्मेदारी देने का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों नगर पालिकाओं के चुनाव कौन आयोजित करते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग आयोजित करते हैं। ओके। और जिला योजना समिति की बात करें तो अनुच्छेद 243 य घ यानी कि अनुच्छेद 243 ZD में जिला योजना समिति की चर्चा है, जिसके विभिन्न प्रावधानों का सार मैं आपको बता रहा हूं। तो सभी राज्यों में प्रत्येक जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243 ZD के तहत एक दोस्तों जिला स्तर पर क्या होगा? जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। और सभी राज्यों में प्रत्येक जिले के स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसका कार्य यह होगा कि जिले की पंचायतों तथा नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकन करे और संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करे। दोस्तों संपूर्ण जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी किसके पर है? जिला योजना समिति पर। और प्रत्येक जिला योजना समिति के अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना राज्य सरकार को भेजे। और दोस्तों महानगर योजना समिति की भी बात कर ले तो अनुच्छेद 243 ZE में महानगर योजना समिति की चर्चा की गई है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 ZE में महानगर योजना समिति की चर्चा की गई है। और इसके विभिन्न प्रावधानों का सार मैं आपको बताऊं तो प्रत्येक महानगर क्षेत्रों में एक महानगर योजना समिति का गठन किया जाएगा। इसका कार्य यह होगा कि संपूर्ण महानगर के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करें।
तो संपूर्ण महानगर के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेवारी महानगर योजना समिति पर होगी और प्रत्येक महानगर योजना समिति के अध्यक्ष का दायित्व होगा कि वह समिति द्वारा अनुशंसित विकास योजना किसको, राज्य सरकार को भेज सके, जैसा कि मैंने आपको बताया। ओके, तो यहां नगर पालिका से जुड़ा हुआ पंचायती राज का पार्ट 2 खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।